नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका परवेज़ सिसोदिया और आज अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और डिसलाइक मन करे डिसलाइक कर दीजिए। आज की वीडियो हमारे सेंसिटिव टॉपिक कह दीजिए, करंट अफेयर का टॉपिक कह दीजिए या यूपीएससी ओरिएंटेड टॉपिक कह दीजिए या सोशल टॉपिक भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे दिल्ली बॉर्डर्स पे जितना भी होगा कृषि आंदोलन चल रहे हैं, सब जगह प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो काफ़ी इशू देख रहा हूँ समाचारों में, रात दिन वही टॉपिक चल रहा है। 10 से 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन से भी ऊपर हो गए हैं, आंदोलन चल रहा है। तो काफ़ी समय से सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना वीडियो बनाई जाए। क्या रियलिटी है, क्या जो आंदोलन हो रहा है सही है, गलत है, सरकार की अवधारणा सही है या क्या चल रहा है, क्या देश के लिए ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। इन सब डाउटों को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी भी पक्ष की तरफ झुकने की कोशिश नहीं करूँगा, जो तथ्य होंगे उसी हिसाब पर ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है एग्रीकल्चर बिल जो 2020 में 20 सितंबर को पारित किए गए थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम इन 3 बिलों को पढ़ने से पहले उसकी अवधारणा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सुना जा रहा है कि इसके लिए पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में या लॉयर ने डाली है कि यह संवैधानिक है। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि कोई भी बिल संवैधानिक कब होता है, असंवैधानिक कब होता है। तो संवैधानिक होने के क्या हो सकता है, क्योंकि इसको जब बिल ये लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ था तो इसको भी लेके काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया था कि इन्होंने असंवैधानिक रूप से इसको पारित कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसका एक फेज़ पढ़ेंगे कि कोई भी बिल वैलिड है नहीं है, संवैधानिक है नहीं है, क्या ये जो पिटीशन डेली है ये पारित हो पाएगा, इसको असंवैधानिक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता भी लग जाएगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों हरियाणा और पंजाब ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपके डाउट हैं आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने का या आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर सबसे पहले हम किसी भी बिल का संवैधानिक होने के बारे में बात करते हैं, यानी कि बिल संवैधानिक कब बनता है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी बिल जब अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, उसको वैलिडिटी या वैलिड है या अनवैलिड है, इसका काम हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगर उसे लगता है कि संवैधानिक इस वैसे वस्तु इसकी क्या है, हमारी प्रस्तावना जैसी नहीं है, जो हमारी अखंडता, ईमानदारी या संप्रभुता, देश की अखंडता उससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि संवैधानिक ढांचे का ये हताश कर सकता है, उसको प्रॉब्लम कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसका रिव्यू करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट उसको अनवैलिड कर सकती है, चाहे वो कानून भी बन गया हो। ठीक है, सबसे पहले तो यह, अगर उसकी विषय वस्तु संवैधानिक नहीं है तो ये अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि उसको वो अनवैलिड कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होती है। दूसरा क्लोज क्या होता है कि आपने मूल अधिकार सुने होंगे, आर्टिकल 13 से लेकर 34 तक दिए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट के हिसाब से भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल को हम अनवैलिड नहीं कर सकते, यानी कि इस तरह भी फंडामेंटल राइट के अनुसार भी ये कहीं ऑपरेशन तो नहीं है फंडामेंटल राइट का। तो इस बिल में कहीं भी मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये अनवैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता है या गैर संवैधानिक हो सकता है। ना ही तो इसमें मुझे विषय वस्तु इसकी कुछ ऐसी लगती है कि असंवैधानिक हो, ना ही मुझे फंडामेंटल के अकॉर्डिंग लगता है कि ये अनवैलिड हो सकता है या असंवैधानिक हो सकता है। दो चीज़ तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, संविधान के मूल तत्वों के खिलाफ। जैसे केशव भारती में जब मामला आया था उसमें ये सारी चीज़ें दी गई थी कि संवैधानिक अखंडता जैसे, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अदर कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं है तो इसको अनवैलिड करने का अधिकार हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। यानी कि मैंने क्या 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 बताया, अगर किसी बिल की मूल लैंग्वेज रूपरेखा सही नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बंद का हटा सकती है, अनवैलिड कर सकती है, खारिज कर सकती है। या फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी का हनन कर रहा है, उसके जीने की, सांस लेने की जो भी उसका स्वतंत्रता दी गई है,
तो भी इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, चाहे वो कानून भी बन गया हो। तीसरा क्या किया गया है, केशव भारती में भी संविधान के मूल ढांचा जो दिया गया है, अगर उसके खिलाफ भी बिल जाता है तो हम किसी बिल को भी अनवैलिड कर सकते हैं। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, इन तीनों पर फ्रेम पर मुझे ये बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, ना फंडामेंटल राइट में ना उसके। ठीक है, दूसरा क्या होता है, राज्य की विधायी शक्ति दी गई है। आपको पता है कि हमारे जो देश में फेडरल सिस्टम काम करता है, यानी कि राज्यों को संघ बनाया गया है जो एक दिल्ली से यानी कि सेंट्रल केंद्र से अटैच हैं, यानी कि किसी भी राज्य को उस संघ से निकलने का कोई अधिकार नहीं है। इसको फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। तो हमारा देश संघवाद है। संघवाद में हमारे राज्यों को अधिकार दिए गए हैं और केंद्र को अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं, और उनके बीच में समन्वित महत्व बना रहे, बातचीत बनी रहे, इसके लिए भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो इसी अनुसार राज्य की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 246 में दी गई हैं, राज्य की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, विधायी शक्तियाँ जो दी गई हैं 154 होगा शायद, हाँ सॉरी 254 एंड 246 254 यार पेन कहाँ गया। ये एग्जैक्टली है। तो दो जो आर्टिकल दिए गए हैं राज्य की संविधायी शक्तियाँ दी गई हैं, अगर इन पे भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप करता है तो इसके अनुसार भी आप उसको वैलिडिटी को चेकआउट कर सकते हैं कि यह सही है नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि संविधान में जब 20 सितंबर को 2020 को ये तीनों बिल पारित किए गए थे, तो इस तरह की अवधारणा देखने को मिली थी। क्या गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुमत में भाजपा सरकार है, क्या उसने अपने हक में करने के लिए कोई अनवैलिड तरीका तो नहीं अपनाया? तो मुझे इन तीनों में से कोई भी इस तरह से नहीं लगता है। ना ही ये राज्य विधायी शक्ति के अनुरूप ही है, ये कोई दिक्कत नहीं करता। क्यों अनुरूप है मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जो हमारी सूचियाँ होती हैं, जो हमारी 7वीं अनुसूची है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या कहता है, संविधान के हमारी 3 शेड्यूल्स दिए गए हैं, अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, एक तो आपकी केंद्रीय हो गया, ठीक है, एक राज्य सूची हो गया, एक आपकी समवर्ती सूची होता है। केंद्र से मतलब क्या है, जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाता है, केंद्र की चलती है, इसमें राज्य से संबंधित विषय आते हैं, और इसमें दोनों से, केंद्र प्लस राज्य, यानी कि वो विषय हैं जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल में 7 शेड्यूल है, दे डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, सेंट्रल शेड्यूल एंड स्टेट एंड कंसेक्यूटिव बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। यानी कि जो इस विषय में इस सूची में सब्जेक्ट होंगे, उस पर जो कानून बनाएगी वो सिर्फ बनाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बनाएगा। राज्य सूची के बजाय राज्य सरकार बनाएंगी, और एक समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन अगर इस पर विवाद होता है तो चलती किसकी है? विवाद होने पर केंद्र यहाँ पर पावरफुल हो जाता है, पावर में आ जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, 7 शेड्यूल में ये सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा राज्य सूची से हम इसको उठाने की बात करेंगे, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, राज्य सूची पर जो अधिकार होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है कानून बनाने का। ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो क्योंकि लंबी क्लास ज़्यादा नहीं चाहता हूँ कि 1-1.5 घंटा हो तो इनफ है। तो हम सबसे पहले राज्य सूची की बात करते हैं, यानी कि कानून कौन बनाएगा? केवल राज्य ही बनाता है। अब मैटर ये आता है कि जब हम स्टेट शेड्यूल पढ़ते हैं, उसमें जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं,
यानी कि हमारे राज्य सूची में कृषि जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। इसका विपणन हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, उत्पाद हो गया, खाद हो गया, मतलब जितने भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी सारी चीज़ होती हैं वो स्टेट शेड्यूल में दी गई हैं। अब फिर वही बात आ जाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ कैन अ पॉसिबल कि दे बिल्ड दिस कानून दिस लॉ। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल सूची का तो मैटर है, लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कानून कैसे बना दिया। तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 1954 में क्या हुआ, जब कानून बना था उस समय तो ये लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट नेहरू जी को लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि स्टेट अपने अपना प्रोडक्शन अलग है, क्रॉप पैटर्न अलग अलग है, कि कुछ स्टेट फायदे में आ जाए, कुछ घाटे में आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर शेड्यूल में स्टेट सूची में स्टेट शेड्यूल में आता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, जो 1944 में बदलाव किया, ठीक है, नेहरू जी ने बदलाव किया कि भैया कृषि संबंधित विषयों पर बदलाव किया, ठीक है। अब बदलाव करके क्या किया कि जितने भी ये टॉपिक थे, ये सारे के सारे विषय यानी कि एग्रीकल्चर से सारे संबंधित, ये नहीं कि एक एक चीज़ अलग, उत्पादन वर्धन, सारा चीज़ A to Z जितने भी हो सकता है एग्रीकल्चर से संबंधित उसको कर दिया। और संशोधन करके क्या किया, समवर्ती सूची में किया उन्होंने, उसमें क्या डाल दिया 33वें 3वें शेड्यूल में डाल दिया 33वें में ये जितने भी टॉपिक थे उनको भी ला दिया। यानी कि अब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी बिल पारित करेगी तो असंवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि हमारी समवर्ती सूची में संशोधन करके 33वें क्लॉज में कृषि से संबंधित सारे टॉपिक डाल दिए गए हैं। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है एग्रीकल्चर पे। तो यह कोई मुझे ये बोलेगी तो सर स्टेट सूची का मैटर है तो हाउ कैन ए पॉसिबल, नहीं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका इलाज कर रखा है, 1954 में ही कर दिया था। इसी कारण ये तीनों बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको इस कारण तो इसको अनवैलिड कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यानी कि इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस हिसाब से तो यानी कि पिटिशन काफ़ी सारे एडवोकेटों ने डाले गए हैं इसके खिलाफ, लेकिन मुझे लगता नहीं उनका सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इसको असंवैधानिक घोषित करे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। समवर्ती सूची में यानी कि एग्रीकल्चर के मैटर आ गए, और समवर्ती सूची का मतलब क्या है, जिस अनुसूची के विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल स्थिति में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी ही। यानी कि कहूँ है प्रत्यक्ष रूप से तो ज़्यादा तो समवर्ती सूचियों पर कानून बनाने के विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ही स्ट्रॉन्ग है, उसी की चलती है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बिल पास हुआ है, पास होने की, बिल के जो है पास होने की प्रक्रिया क्या होती है। आपको पता है 20 सितंबर 2020 को ये बिल पारित हुआ है, ठीक है। लोकसभा में तो आपको पता ही है कि ईजिली पारित हो गया होगा, क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट है और मोदी जी के पास बहुत ज़्यादा बहुमत है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम का इशू बनता ही नहीं है, लोकसभा से पारित हो गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लोकसभा से पारित कर दिया गया था। एक मैं आपको और उससे पहले नहीं, पहले यही बताते हैं। अब बात आती है राज्यसभा का। राज्यसभा में क्या है, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लगभग राज्यसभा में 242 सीटें हैं और लगभग बिल को पारित कराने के लिए लगभग 122 मत चाहिए। थोड़ा आसपास ही है भाजपा, पूर्ण बहुमत में नहीं है। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है? 50+1 का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि 50+1 वाला साधारण बहुमत जिसको कहते हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। अब उस दिन क्या किया, वॉइस वोट के हिसाब से ही निर्णय लिया गया। अब क्यों लिया गया इसका मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि आपका कोविड-19 चल रहा था, तो सब अपनी सीट पर नहीं बैठ सकते थे। जिस कारण ही ध्वनि मत से ही ये किया गया। क्योंकि होता क्या है, हर एक सांसद की अपनी सीट होती है जिस पर वो वोट कर सकता है, अपना अंगूठा या सिग्नेचर जो भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होंगी, वहाँ उसका नाम से फीड होता है। बट ऐसा कोविड के कारण उस समय पॉसिबल नहीं था, तो अध्यक्ष जी ने क्या किया था, यहाँ पर सभापति ने वॉइस वोटिंग के हिसाब से ही निर्णय लिया गया था। यानी कि तुम बोलेंगे यस या नो, जैसा भी होता होगा वहाँ पर, तो उसके हिसाब से निर्णय लिया गया था। तो दिस वाई कि उन्होंने ये प्रोसेस अपनाया था कोविड के 19 कारण। अब लोगों ने क्या किया, ये प्रोसेस असंवैधानिक कहा, यानी कि कांग्रेस सरकार ही कहेगी, विपक्ष में तो वही है। कांग्रेस सरकार ने कहा कि भैया ये प्रोसेस हमें समझ में नहीं आया, तो असंवैधानिक है। अब असंवैधानिक है तो सुनेगा कौन? सारी जगह तो भाजपा ही है। तो उन्हें लगा कि हम कैसे संवैधानिक हैं, है या नहीं है, ये चीज़ गलत तो नहीं है, प्रोसेस को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जो आर्टिकल 122 है, यानी कि उसमें कहा गया है कि संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। असामान्य स्थिति में वो चीज़ अलग है। यानी कहने का मतलब है कैसे वहाँ पर काम हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 121 के हिसाब से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का तो काम यह है कि बिल बन जाएगा, उसको चेक करेगी ये संवैधानिक है या नहीं है, ये चेक नहीं करेगी। तो आर्टिकल 122 के अनुसार भैया जाओ, कहाँ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं आता, कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो लॉयर कह देगा जो पक्ष वाला होगा कि भैया 122 के अनुसार संसद के कार्यवाही में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हम स्वतंत्र हैं उस काम करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं चलो विपक्ष की बात ही बड़ी कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में ये फेल हो भी जाता, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, मैं भाजपा का समर्थक हूँ नहीं हूँ ऐसा नहीं है, मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। मान लीजिए माना राज्यसभा में ये फेल हो जाता, ये वाला बिल, तो लॉ तो नहीं बन पाता, एक्ट तो नहीं बन पाता, है ना। तो इस पे क्या करता जो अध्यक्ष होता, वो संयुक्त बैठक की बात आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी होगी। अभी तक केवल 3 बार ऐसा हुआ है, जब होता है जब लोकसभा राज्यसभा में डिस्प्यूट चल रहा हो, कुछ पारित ना कर पाए, तो इस कंट्री 3 बार ऐसा हुआ है अब तक, ठीक है। तो संयुक्त बैठक मान लीजिए मान भी जाते हैं, तो संयुक्त बैठक में क्या होता है, राज्यसभा के प्लस लोकसभा के सदस्य का योग और प्रेसिडेंट होता, ये सब मिलके होता है। अब लोकसभा में आपको पता है 242, इसमें लगभग 500 मान लीजिए, 545 होंगे, उस समथिंग होगा, 550 के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी मुझे, इतना ही होता होगा। पाँच सौ के आसपास मान लेते हैं, चलो 500 मान लेते हैं, 550 मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग आपने अप्रोक्सी लिया कि 700 सदस्य हैं, सांसद हैं, ठीक है।
अब संयुक्त बैठक में जीतने के लिए क्या चाहिए? 50+1 वोट चाहिए। अब आपको पता है, यानी कि लगभग 350 के आसपास मान के चलिए, या 360 कर लेते हैं। अभी आप इनके नंबर पे मत जाइएगा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। 360 वोट चाहिए। अब भाजपा का क्या है, लगभग 300 से ज़्यादा तो सीट इनके पास लोकसभा में ही है और लगभग 100 के आसपास राज्यसभा में। ऑलरेडी ये 400 बैठता है। अगर जॉइंट मीटिंग में भी, जॉइंट सीटिंग में भी ये मैटर होता तो ऑलवेज इजी ही तरह से आपकी ये बिल पारित होने में कोई दिक्कत नहीं थे। तो जो आधार हैं, कांग्रेस जो बोल रही है, विपक्ष पार्टी बोले ठीक है, उन्हें लगता है कि जो वॉइस हुआ है उसमें कुछ हुआ है, लेकिन कर भी लेते तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी में जो है आपकी भाजपा सरकार है। तो बिल पारित करने से तो कोई भाजपा को रोक ही नहीं पाता। तो ये आधार ही ख़त्म हो जाता है कि बिल अनवैलिड था, पारित होने में नहीं था, इस तरह से चीज़ होती है। दूसरा एक कानून और तरह भी लाया, जो आपने अध्यादेश के बारे में सुना होगा, उस तरह भी कानून लाए जा सकते हैं। वो जब लाए जाते हैं कि संसद सही से काम नहीं कर रही हो, यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे लोकसभा भंग होगी और कुछ भी होगा, तो अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश का मतलब होता है शॉर्ट समय के लिए राष्ट्रपति एक कानून बना देता है, वो कुछ समय के लिए वैलिड होता है। लेकिन जैसे ही संसद आएगी उसमें 6 हफ्ते के अंदर ही इसका अनुमोदन होना ज़रूरी है, नहीं होता तो वो बिल फिनिश हो जाता है। उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, बस अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये सारी चीज़ें बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो लॉ इस तरह भी बन सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आपका हो सकता है। ये तो आप समझ गए होंगे, यानी कि इसका वैलिड और अनवैलिड होने के सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी। अब हम जो हमारी क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, यानी कि अब हम पहले एक्ट के आएंगे। नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण, ठीक है, अधिनियम 2020, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं क्योंकि उससे हमें समझने में आसान होगा। हाँ ठीक है। दी फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, यानी कि हमारा एक्ट फर्स्ट है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ लगता है लंबी क्लास जाएगी, कोई बात नहीं, 1.5-2 घंटा जितना भी होगा आज लंबी क्लास ही पढ़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में तोड़ना इसको गलत रहेगा। अब एक्ट को क्या है, हम 3 फॉर्मेशन में तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो फार्मर प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ये इसका फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स सेकंड, और प्रमोशन एंड फैसिलिटीज़ को हम थर्ड कैटेगरी, यानी कि 3 पार्ट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रमोशन एंड फैसिलिटी एक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, हाँ इसी को हम इस तरह से बात करते हैं।
यानी कि हिंदी में कृषि उपज। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि उपज का मतलब क्या है। आप देखते होंगे, आप जनरली सोच रहे होंगे कि सिर्फ गेहूं वाले होते होंगे या चावल वाले होते होंगे, ऐसा नहीं है। कृषि उपज से संबंधित आपका डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, पशुधन से संबंधित आ जाएगा, दाल आ जाएंगे, सीड्स आएंगे, सीड्स ऑयल आ जाएंगे, एवरीथिंग, सूरजमुखी का फूल का बीज आ जाएगा, जो भी सीड्स सरसों का आ जाएगा, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये एवरीथिंग, मतलब जो रिलेटेड उससे प्रोडक्ट भी होंगे, बने हुए डेयरी प्रोडक्ट, पशुधन से मिला होगा जो भी प्रोडक्ट होगा, वो भी कृषि उपज का व्यापार है। सिर्फ गेहूं चावल तक ही आप इसको सोचेगा मत, दाल वाल तक ही नहीं सोचेगा, जो उससे रिलेटेड होंगे, एवरीथिंग ईच के अंतर्गत ही वो आएगा। आई होप कि आपको समझ गया होगा। पशुधन भी आएगा, कभी आप उसको इंक्लूड ना करें, एवरीथिंग रिलेटेड फॉर द एग्रीकल्चर, तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर कृषि उपज के व्यापार से संबंधित। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमने क्लियर कर दिया फार्मर प्रोड्यूस, फार्मर से रिलेटेड जो भी प्रोड्यूस होगा वो सारा इसके अंदर का। दूसरा क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड का मतलब आप समझते होंगे, मान लीजिए मैंने इस पेन को थोक से लिया, 20 रुपये का लिया इसको, और बाहर में इसको होलसेलर के पास है, होलसेलर बुक सेलर के पास गया, जहाँ से मैंने कन्फेक्शन स्टेशनरी की शॉप पे आके इस पेन को ले लिया। यानी कि कोई भी बिजनेस जो होता है प्रॉफिट के लिए होता है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास वो वस्तु जाती है, उससे पैसा उस उत्पादककर्ता के पास जाता है, फिर वहाँ सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि पैसे का लेन, एक तरफ से पैसा जाता है, एक तरफ से पैसा आता है, उसके वजह से हमें वस्तु मिलती है। इसको बोलते हैं व्यापार, और व्यापार प्रॉफिट के लिए ही होता है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी, एक पार्टी को पैसा मिलता है, एक पार्टी को वस्तु मिलता है, यानी कि एक्सचेंज का एक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। अब कॉमर्स का क्या मतलब होता है? कॉमर्स का मतलब में, कॉमर्स में सारी गतिविधियां आ जाती हैं इकोनॉमी से संबंधित, यानी उसका प्राइसिंग कैसे हुआ, उत्पादन में क्या क्या इंक्लूड हुआ, क्या उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा है, कौन से टैक्स लगे, इस तरह से कॉमर्स में हम क्या क्या उसमें सरचार्ज लग रहे हैं, टैक्स क्या लग रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्ट में क्या 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 है, यानी कि बिजनेस से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी चीज़ें कॉमर्स के अंतर्गत, गतिविधियां सारी की सारी क्या होंगी, उसमें सारी की सारी आ जाएंगी। आई होप, तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, यानी कि संवर्धन और सरलीकरण। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। संवर्धन मतलब क्या होता है कि प्राइसिंग, ये किसानों की बात करते हैं। किसान जब भी कोई प्रोडक्ट होगा उसको कैसे बेच सकते हैं, यानी कि उनका प्रोडक्ट का प्रोसेस जो है, वो मंडी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या डायरेक्ट खरीदेंगे, एवरीथिंग, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम ये एक्ट के बारे में अभी एक्ट की रूपरेखा समझ रहे हैं, नाम से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो प्रोसेस है फसल का, क्रॉप का बेचने का, उसको हमें ईजी गोइंग करना है। ठीक है, ईजी गोइंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आप मंडी में जाते हैं तो वहाँ पहले ट्रैक्टर लेके जाएंगे, उसमें भर के ले आएंगे, फिर वहाँ बेचेंगे, आड़ती लेगा, बिचौलिया लेगा, उसका लॉन्ग प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको इसको सरली, अभी इसकी डिटेल बाद में दूंगा, पहले अभी बस बता रहा हूँ, सरलीकरण, यानी कि आप डायरेक्ट लिया और इजी हो गया आपका, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मनी एंड कमोडिटी है, वस्तु का है, फूड के जो भी है, कितना इजी गोइंग हो, मीडिएटर फिनिश हो, यानी कि ये आपका प्रमोशन एंड उसको बढ़ाना, यानी कि आप कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट आए, लोग रिच किसान बने, तो उस तरह से उसको फैसिलिटेट किया गया है, यानी कि उसको सरलीकरण किया गया है, यानी कि प्रोडक्ट को बिकना ईजी हो सके। जैसे कि आप आलू खरीदते हैं या प्याज खरीदते हैं, वो 60 रुपये किलो है, लेकिन रियल एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है उसकी, किसान को केवल 10 रुपये मिलता है। जबकि आप रशिया में जाते हैं या कहीं और देश जाते हैं, वहाँ के किसानों को अगर कोई वस्तु 60 की है तो 50 रुपये मिलते हैं। तो हमारे बीच में, हमारे देश में क्या है, भ्रष्टाचार और बिचौलियों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है कि जो कॉस्ट होती है उससे कई गुना जाके वो आपकी थाली में पहुँचता है। यही मैकेनिज्म हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। इसी मैकेनिज्म को सही करने के लिए ये बिल आपका लाया गया है, कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक्चुअल बात करते हैं। ये तो हमने इसका नाम पढ़ लिया, आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझाना है।
आजकल आप आंदोलन में सुन रहे होंगे कि एपीएमसी के बारे में सर्च कर रहे होंगे ना। पहले इसका नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ट्रेड एरिया आउटसाइड, ट्रेड्स एरिया, एरियास आउटसाइड ही होगा, आउटसाइड। इसको बोलते हैं एपीएमसी। इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, एग्रीकल्चर, कृषि, पी का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, उत्पाद, और मैकेनिज्म होगा, ठीक है। कृषि उत्पाद, मार्केट होना चाहिए यार, बाजार समिति। एपीएमसी आजकल आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट आंदोलन में देख रहे होंगे। एक्चुअली ये एपीएमसी होता क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाने का करता हूँ। एपीएमसी का मतलब क्या है? मंडी। हर स्टेट में बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं जो स्टेट से संबंधित होती हैं। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा था, ठीक है। एपीएमसी का मतलब क्या होता है? मंडी। मंडी का मतलब क्या होता है? जब किसान गेहूँ उगाता है, गन्ना उगाता है, कुछ भी उगाता है, तो वो उसको जो पहली बार जाना होता है उसको मंडी के अंदर ही उसको बेचना होता है, ठीक है। वहाँ पे आड़ती होते हैं, वहाँ प्राइसिंग लगाई जाती है, अलग अलग रजिस्टर्ड आड़ती होते हैं। वहाँ होता क्या है, मान लीजिए किसान है 1000 कुंटल ट्रैक्टर में या ट्रक में भर के लेके गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस के हिसाब से उसको बेचा जाता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि मंडी का। वहाँ पे जो आड़ती का चार्ज होता है 2.5% उसको लेता है, 2.5% टैक्स उस पर लग जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होते हैं, सरचार्जेस होते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% के आसपास वहाँ ओवरऑल टैक्स लग जाते हैं आपकी फसल का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मंडी में, यानी कि जिस स्टेट का कोई व्यक्ति होता है उसी स्टेट की मंडी में वो प्रोडक्ट को, उत्पादन को बेचने के लिए बेचता है, अदर स्टेट में नहीं। मंडी का ये काम होता है। मेन मंडियाँ हर सिटी में होती हैं, वहीं पर सारे प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, वहीं पर आते हैं, वहीं पर उनकी बोली लगती है, उस हिसाब से प्राइसिंग, बिकना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एपीएमसी इसको बोलते हैं मंडी समिति, यानी कि कृषि उत्पाद बाजार समिति। स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो भी होता है, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, यानी कि आप अपनी फसल किसी दूसरे स्टेट में बेचना चाहें तो आप नहीं बेच सकते थे। क्यों ऐसा मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मान लीजिए किसी सेब की कीमत है, आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, वहाँ आपको 10-20 रुपये में किलो मिल जाएगा, ठीक है। वहीं आप बेंगलोर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ आपको 100 रुपये के मिल सकता है। तो क्यों ना किसान, क्यों अपने जम्मू कश्मीर की समिति, एपीएमसी की कमेटी, समिति होगी उसमें ही बेचे? क्यों ना अधिकार हो उसको कि वो बॉम्बे जाके बेचे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब आपको पिज़्ज़ा खाना होता है तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, तो कृषि प्रोडक्ट के साथ ऐसा क्यों नहीं? कृषि प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं होने के कारण ही हमारा किसान बहुत ज़्यादा गरीब रेखा पर आता है, क्योंकि जिस ही प्राइस की जो प्राइसिंग होती है सब्जी की वो बेचारे को मिलती नहीं है। अगर प्याज 50 रुपये किलो भी बिक रही है मार्केट में, आपके घर पहुँच रही है, तो मुश्किल से किसान को 7 या 8 रुपये ही मिलते हैं, जिस कारण हमारे किसानों को एक गरीब तबके के रूप में ही देखा जाता है, शोषित वर्ग के रूप में ही देखा जा सकता है, क्योंकि जो मीडिएटर हैं वो मोस्ट ऑफ इतने ज़्यादा हैं कि जिस कारण किसानों को फ़ायदा होता ही नहीं है। तो इस कारण मैं इस बिल का थोड़ा सा फेवर करता हूँ, जो अपवाद है मैं उसमें बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने इस बिल में क्या किया है कि आप एपीएमसी के अनुसार तो बेच ही सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप मंडी जाइए। लेकिन अगर मान लीजिए कि अमूल है, आप अमूल कंपनी का स्टोर में लगा है, जैसे गुजरात में अमूल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा काम अच्छे से किया है, अमूल का प्रोडक्शन लगा, तो वो आपका कलेक्ट डायरेक्ट उठा के आपको दे रहा है, 2 दिन में अंदर आपको पेमेंट कर रहा है। तो आपको जो बीच में टैक्सेस हैं वो भी नहीं देने पड़ रहे, टाइम बच रहा है, आपका टाइम बच रहा है। टाइम का मतलब क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना लेट होगा उतनी उसकी वैल्यू ख़त्म होती चली जाएगी। तो जिस कारण क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अच्छा प्राइसिंग मिल सकता है कंपैरिजन पहले से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस बिल में क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने 2020 सितंबर पार किया, तो इस बिल के अनुसार क्या है कि आप एपीएमसी के अनुसार गेहूँ बेचिए, जो प्रोडक्ट आपको मंडी में जाना लेके जाइए, गवर्नमेंट के थ्रू बेचिए, आपकी मर्जी है, एमएसपी पे बेचना है, जैसा बेचना है। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी, या अगर आपको लगता है कि अदर स्टेट में मेरी फसल के ज़्यादा प्राइसिंग मिल रहे हैं, तो आपको
इधर किसी टैक्स के डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर बेच सकते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो सिर्फ उन्हीं को होगी जो एपीएमसी से जुड़े होंगे लोग। अब किसान करोड़ों में है, वहीं एपीएमसी में लाखों में लोग होंगे जुड़े हुए। अब हम कुछ लाखों के प्रॉफिट के चक्कर में हम पूरे किसानों का भला को एक तरफा नहीं कर सकते। और वैसे भी 70 साल से हुआ क्या है एग्रीकल्चर में? कुछ भी नहीं, बेचारा किसान तो गरीब का गरीब ही रहा। अगर ये चीज़ें होती हैं तो ठीक ठाक लगती हैं मुझे। तो जो अपवाद हैं वो भी मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्यों आंदोलन हो रहा है वो चीज़ें। फिलहाल तो हम बिल की बात कर रहे हैं, एक्ट में क्या क्या है। तो यानी कि अब इस बिल के अनुसार कृषक अपने प्रोडक्ट को अदर स्टेट में बेच सकता है बिना किसी रोक टोक के, और एपीएमसी में यानी कि मंडी समिति में बेच सकता है, दोनों में बेच सकता है। जहां उसको उचित मूल्य मिले वहां उसको बेच सकता है। तो इस बिल में ये चीज़ कही गई है। अब हम इस बिल की आगे की बात करते हैं। अब एपीएमसी में क्या होता है, एक तो मोनोपोली है, यानी कि एपीएमसी में होगा तो आप कहीं और बेच नहीं, मोनोपोली, तो आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ लंबी लंबी लाइन होती है, इतना सारा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ बैलेंस करना बड़ी दिक्कत होता है। कभी कभी मॉइस्चर ना मिलने के कारण फसल नहीं बिक पाती है, तो किसानों का बहुत ज़्यादा। और दूसरा वहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ है बिचौलियों के द्वारा, क्योंकि बिचौलिया क्या होते हैं, कुछ ही रजिस्टर्ड बिचौलिए होते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में ही सेटलमेंट करके रेट को, प्राइसिंग को डिसाइड कर लेते हैं और उससे ऊपर उसको लेते ही नहीं है। और लॉस किसको होता है, किसान को होता है। तो बहुत सारे भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्वमेंट है, इसी कारण किसानों का तो आपको पता ही है, बुरा हाल है। मैं भी एक मध्य परिवार तो मैं समझ सकता हूँ क्या चीज़ होती है। तो भ्रष्टाचार ने भी इसको ख़त्म नाश किया हो गया है। क्यों प्रोडक्ट जब कोई 60 रुपये की प्याज है तो 45 रुपये किसान को क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों उसे 7 या 8 रुपये ही मिलते हैं, जबकि मीडिएटर कुछ मेहनत नहीं करता, बस बेचने का काम करता है, वो उसका डबल 200-300 प्रॉफिट क्यों ले जाता है? भाई क्या किसान इंसान नहीं है? तो आपको सोचना पड़ेगा क्या चीज़ है, वो ही एक्ट में लाया गया है। अपवाद क्या है, क्यों 2 स्टेट इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन लेंगे। 1.5-2 घंटे के जितना वीडियो बनेगा वो बनने दीजिए, सारे डिटेल में आपको काम करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ है भ्रष्टाचार एपीएमसी में, इंटर स्टेट, यानी कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्य वस्तु, कृषि वस्तु या अन्य कुछ भी बेच सकते हैं, कहीं पर भी, पूरे देश में। जहां अच्छा प्राइस मिले वहां बेचिए, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है। तो काफ़ी लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है। आप जिस स्टेट में चाहें उसमें आप में बोल सकते हैं। दूसरा, नो स्टेट टैक्स। मान लीजिए मैं उत्तराखंड का, उत्तराखंड में लीची उगती है, ठीक है, या जड़ी बूटी उगती है, मुझे लगता है उसको केरल में जाके बेचना ज़्यादा बेटर होगा या कर्नाटक में बेचना ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं कर्नाटक जाऊँगा। तो बीच में जो स्टेट पड़े, या इस स्टेट का कोई कानून टैक्स नहीं लगेगा ना उस स्टेट में कानून लगेगा, आप डायरेक्ट जाइए बेचिए, नो टैक्स, नो स्टेट टैक्स। ये तो अच्छी बात है, टैक्स ही नहीं लग रहा, तो इन्फ्लेशन ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज की होगा, अच्छा है, किसान को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी है, कोई टैक्स नहीं लगेगा भैया, कहीं भी जाओ कोई स्टेट आपसे टैक्स नहीं लेगा, ये चीज़ भी इसमें देखी गई है। दूसरा, ऑनलाइन ट्रेडिंग, आप अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं जब टैक्स ही नहीं है। किसी स्टेट में जाके कहीं भी जाइए, कैसी भी जाइए, आप ऑनलाइन डिजिटल कीजिए। जब हम, क्यों सेब क्या आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकते क्या? जब पिज़्ज़ा फूड आधे घंटे में मिल सकता है तो सेब नहीं मिल सकते क्या, लीची नहीं मिल सकते? वहाँ पे स्टोर बना के इस तरह से काम किया जाए। शेयर मार्केट की तरह इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, प्राइसिंग जहाँ बढ़ रहा है वहाँ उसको बेचो, नहीं बढ़ रहा है उसको, तो इससे एक मार्केट हब बनेगा। एग्रीकल्चर के जो निवेश बढ़ेगा, यंग जनरेशन जो कृषि को धब्बा मानती है कि कृषि करना गरीबी का एक सूचक होता है, उससे जो वो चीज़ है वो हटेगी, निवेश बढ़ेगा, अच्छा पैसा मिल पाएगा, रिसर्च बढ़ेंगे, इट्स अ गुड फॉर द एग्रीकल्चर।
अगर आप सही दिमाग से सोचते हैं तो इससे बेनिफिशियल। ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ेगा तो आपको पता है बिचौलिया कम होंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा तो बिचौलिया कम होंगे, तो कृषक को पैसा ज़्यादा मिलेगा, ना कि मीडिएटर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पूरे एक्ट में अगर मान लीजिए किसी भी व्यवस्था में या काम जो भी कर रहे हैं खाद्य व्यवसाय, अगर उसमें डिस्प्यूट हो जाए, मान लीजिए स्पॉन्सर और स्पॉन्सर यानी कि, ठीक है मैं बताता हूँ, ये समझना उचित रहेगा। मान लीजिए एक कृषक है, ए है कृषक है, उसने आम की खेती करी, ठीक है, और कोई अदर स्टेट का है, माजा वाली कंपनी ने इससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे 1000 टन आम खरीदूंगा 6 महीने बाद या कभी भी, जितने देर में फसल तैयार हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो जाता है ना। तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, इसको स्पॉन्सर भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारण इनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, डिलीवरी नहीं मिली या पैसे में प्रॉब्लम आया, कुछ भी आ गया, उस स्थिति में इस एक्ट में क्या कहा गया है? उस स्थिति में क्या किया गया है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि जज बहुत कम है, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाते हैं लोग, जुडिशियल में इतना शॉर्टेज है, वो क्या प्रॉब्लम है पता नहीं क्या है। तो इन्होंने क्या किया, जो स्टेट होगा, स्टेट में जो एसडीएम होता है, ठीक है, एसडीएम के पास मैटर जाएगा, विवाद जाएगा, ठीक है। एसडीएम क्या करेगा, एक कमेटी बना देगा, बोर्ड बना देगा, सुलह बोर्ड जिसे कह सकते हैं, सुलह बोर्ड बना देगा, ठीक है। उसमें इस पार्टी के भी सदस्य होंगे, इसके भी होंगे, गवर्नमेंट भी होंगे, सुलह होगा और वो 30 दिन में इसका सेटलमेंट कर देगा। अगर मान लीजिए 30 दिन में भी नहीं होता विवाद का सुलह, तो अगेन एसडीएम के पास जाएगा, ठीक है, ठीक है। एसडीएम से फिर वो डीएम के पास चला जाएगा, जॉइंट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, डीएम के पास चला जाएगा, और डीएम फिर क्या करेगा, 30 दिन में उसका निपटारा करेगा। तो कहने का मतलब है कि जुडिशियल को में इसमें नहीं इन्वॉल्वमेंट किया गया, इसका प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो बाद में क्लियर करेंगे। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में या फसल की लेन देन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एसडीएम उसको सॉर्ट आउट करेगा, 30 दिन के अंदर बोर्ड के अंदर जाएगा, 30 दिन में उसको सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं हो पाता तो डीएम के पास जाएगा, डीएम के पास भी 30 ही दिन है। यहाँ 2 यानी कि 2 से 2.5 महीने के अंदर अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है उसको फिनिश करना ही कंपलसरी है, ये चीज़ इसमें है, ठीक है। निपटारा इसको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी चीज़ हम बाद में याद रखेंगे। तो इससे डिस्प्यूट हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या जो मैकेनिज्म चल रहा है, समझ गए मुझे, आई होप। यानी कि जो एक्ट लाया गया है उस पर इतने आंदोलन सिर्फ 2 ही स्टेट में क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक्ट के प्रावधान किए गए हैं, कुछ स्टेट में इस लॉ से पहले भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपने वहाँ इसको अलाउ की हुई है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 2003 में मॉडर्न आधुनिक APMC एक्ट लाया गया, ठीक है, यानी कि
एपीएमसी है भैया, मंडी है, लेकिन उनको सरल बना दो, ईजी बना दो। ठीक है, एपीएमसी एक्ट लाया गया, मॉडर्न एपीएमसी, जहाँ पे खुली व्यवस्था हो, यानी कि कानून जो खुला की गई, खुली व्यवस्था की गई। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अदर पार्टी से, ये नहीं कि सिर्फ एक ही पावर में एपीएमसी, यानी कि एपीएमसी को, मंडी समिति को सरल बनाया गया कि कृषक चाहे तो बाहर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कुछ कंडीशन में बेच सकते हैं। खुली छूट नहीं दी गई, थोड़ा सा उसको खुला दिया गया, लचीला बनाया गया, भैया प्रोडक्ट यहाँ भी हुआ वहाँ भी बेच सकते हो, आप मंडी में भी जाओ, वही एक्ट में हुआ आपके। तो ये एक्ट लाया गया था, यानी कि समझौता वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोक से कर सकते हैं, लेस से कर सकते हैं, टमाटर वाले, टमाटो फ्लेवर, वो फलाना डिंका जो भी होगा वो आप इससे कर सकते हैं। और आपको बता दूं मैं, महाराष्ट्र सरकार में लागू है और अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार में इस तरह की व्यवस्था काम कर रही है, रियलिटी बता रहा हूँ, काम कर रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और एक चीज और, 2006 में बिहार में एपीएमसी खत्म कर दिया था लगभग, वहाँ एमएसपी फलाना डिंका समिति है ही नहीं वहाँ, भैया बिहार में ऑलरेडी काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो बिहार में काम कर रहा है, यानी कि इस स्टेट में ये सब चीज चल रही है पहले से ही। अब हुआ हल्ला अभी हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट के फायदे क्या होंगे। लाभ क्या क्या होंगे। कहीं भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कृषक आय बढ़ेगी, कृषक आय बढ़ जाएगा, निवेश बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। ठीक है, जो भी होना होगा, प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिलेगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं काम करेगा, महंगाई जिसे कह सकते हैं, इस तरह का। अब हानि क्या होगी। ज़्यादा फायदा किसान को। ठीक है, सबसे पहले जो बिचौलिए हैं उनकी आय कम हो जाएगी। ठीक है, एक मेजर जो इसकी हानि है वो मैं बताता हूँ। मैंने जो आपको बताया था, जब विवाद होता है, विवाद में एसडीएम और डीएम का इन्वॉल्वमेंट, और आपको पता है सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार कितना होता है, यानी कि जो प्रबल पार्टी होगी वो अपने हिसाब से फेवर में कर सकती है। तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना चाहिए था कि अगर लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक व्यवस्था को उसमें इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे इस एक्ट में ये प्रॉब्लम दिखती है जहाँ पर। ठीक है, दूसरा इसमें प्रॉब्लम एक दिखती है, जो आपका एपीएमसी होगा, धीरे धीरे, यानी कि मंडी का जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे फिनिश हो जाएगा। अब भैया हो गई, वहाँ से 10 से 15% टैक्स लग रहा है, बाहर आपको टैक्स नहीं लग रहा, आप जाओ डायरेक्ट काम करो। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को एपीएमसी में भी, जैसे समझौते में टैक्स नहीं है, तो दोनों में ही टैक्स को कम करना चाहिए था, यानी कि एपीएमसी की भी वरीयता बनी रहे, वो भी सुचारू रूप से चल पाए। अब दोनों चीजें जब भी तो काम करेंगी। वो एपीएमसी में जाएंगे क्यों जब वहां पर कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो यहां पर भी टैक्स उसका कम किया जाए, जिससे किसान दोनों जगह का ही यूज कर सके अपनी कंडीशन के हिसाब से। ये दो मेजर प्रॉब्लम मुझे लगते हैं, ये चीज होता है।
दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम और है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सरकार ने लिखा कि बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती भी है, यानी कि सरकार को लिखना चाहिए कि बनाएगी ही। सरकार को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए और उसके हिसाब से ही सारे काम करेंगे, क्योंकि किसान को क्या पता, लॉयर कुछ भी लिख सकता है, कौन पढ़ता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने चाहिए जिससे कि कृषक का हैरेसमेंट ना हो। यानी कि इस एक्ट में मुझे 3 प्रॉब्लम लगी। एक तो न्याय वाले में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए, हटाने की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये बहुत अच्छा एक्ट है। 3 अमेंडमेंट जो होने चाहिए इसमें संशोधन, एक तो इसके विवाद के संबंध में, एपीएमसी को रियायत देनी चाहिए वो के बारे में, और बिचौलिए इन सब के बारे में भी, जो बेरोजगार होंगे उनके बारे में हमें भी सोचना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें इसके मुझे अपवाद दिखते हैं, इसके मैं बात करता हूँ, और यही मेरा फर्स्ट एक्ट जो है फिनिश करता हूँ इसको। इसके बाद हम सेकंड और थर्ड पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम कि क्या ये अच्छा है। मुझे तो, मैं इसके फेवर में ही हूँ। अगर ये 3 अमेंडमेंट इसमें कर दिए जाएं तो ये बेटर रहेगा, इसको करके अप्लाई किया जाए तो ये बहुत अच्छा है देश के विकास के लिए, कृषक के विकास के लिए। जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन हमारी है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएगी, कर्जे से ऊपर आ पाएगी, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता उनकी क्रॉप का। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैं इसके फेवर में हूँ अगर ये चीज़ें इसमें अमेंडमेंट कर दी जाती हैं, यानी कि संशोधन के फेवर में मैं हूँ। बदलाव होने ज़रूरी है, मैं बिना बदलाव के इस बिल को अच्छा नहीं मान रहा हूँ, तो ये बदलाव यहाँ पर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो है उसको लिख लेते हैं, कौन सा बिल है, नाम लिख लेते हैं पहले, क्या बिल है। सेकंड एक्ट है, ठीक है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अनाउंस एंड फ्रॉम सर्विस एक्ट 2020। तो ये हमारा एक्ट है, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको 3 पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहले तो हम इसका सशक्तिकरण और संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है, और कीमत, ये सारी चीज़ें अधिनियम के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें सशस्त्रीकरण, यानी कि किसी भी लोग को अगर सशस्त्रीकरण का, जैसे वुमेन सशस्त्रीकरण बोलते हैं, महिला सशस्त्रीकरण, यानी कि आप किसी महिला को पावरफुल बना दें कि वो खुद अर्निंग कर सके, अपना खर्चा चला सके, एक स्वावलंबी बन सके, अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, डिपेंडेंट ना, सशस्त्रीकरण। तो इस सेकंड जो एक्ट है, कृषक यानी किसान का सशस्त्रीकरण और संरक्षण, किस पे सशस्त्रीकरण, समझौते पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को, ज़्यादातर आप इंग्लिश में ही इसको याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए कोई लेस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अब वही समझौता कर रही है, वो तो अपने दाव पेच खेल के, अपने बड़ी पार्टी है, कृषक का हनन भी हो सकता है। तो इस बिल में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता कृषि होती है, यानी कि आपको पता है कि मेरे शुगर केन को 6 महीने बाद वो उस प्राइस पर लेगा, तो कृषक के पास क्या क्या अधिकार होंगे, कैसे उसको सशस्त्रीकरण मजबूत बनाया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम आए तो उसका कोई हैरेसमेंट ना हो, उस चीज़ को लेकर ये चीज़ें बात की गई हैं। यानी कि किसान को परफेक्ट कंडीशन में लाया गया है जिससे वो अपना काम सही से कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जब मैंने बताया था एक पार्टी और दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप उतार लीजिएगा। मान लीजिए कि एक किसान है और एक कंपनी बी कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी, इनके बीच में समझौता हुआ या कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कृषि का और कंपनी के बीच में एक समझौता होता है कि भैया मैं आपका प्रोडक्ट इस रेट पे फला फला टाइम पर उसको मैं ले लूँगा। ठीक है, ये बात वहाँ पर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पीरियड दिया गया है, तो जो समय सीमा दी गई है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, लंबे से लंबा 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कि भैया वो कोई कंपनी बोलेगा 10 साल तक मैं इसी रेट पे उससे प्रोडक्ट लेता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैक्सिमम 5 साल तक ही है। तो इससे कौन प्रॉफिटेबल हो रहा है, किसान। कि ये ना हो मान लीजिए किसी ने 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो प्राइस आ जाए 10 साल वो थोड़ी होगा। तो कृषक का सशस्त्रीकरण हुआ इस चीज़ से, यानी कि इसमें टाइम टेबल ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दूसरा क्या है, मोड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाएगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या क्या लिखा जाएगा। अब भैया कृषक तो इतना इंटेलिजेंट है नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े समझ में आ जाए। जनरली हम भी बैंक का फॉर्म भरते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कौन पढ़ता है, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं होती उसको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें क्या किया गया है, इस एक्ट में सरकार कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, बस यही गलती कर दी, इनको बोलना चाहिए था कि बनाएगी ही, और कुछ क्लॉज छोड़ देती जिसमें नाम, पता, एड्रेस वेड्रेस, पार्टी और कृषक का आता। तो जैसे तो सरकारी बनाती है, ये भी चीज़ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो सरकार उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाएगी, सरकार बनाएगी तो सही बनाएगी। इसमें भी क्या होगा, इस चीज़ से भी कृषक को सशस्त्रीकरण हो रहा है। ठीक है, उसे क्या पता बेचारे को, लेकिन बीच में पार्टी सरकार है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपका सही से कराएगी। तीसरी चीज़, तीसरा इसमें प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म। अब प्राइस की बात करेंगे, कैसे होगा फिक्स, कैसे होगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आम वाला ये एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो उसके लिए क्या किए गए हैं, 2 मैकेनिज्म हो सकते हैं, दोनों मिलकर निर्धारित करें। ठीक है, या लचीला बना दें उसे, यानी कि उस समय जो प्रोडक्ट का प्राइस चलेगा और मिलजुल के, यानी कि बदलाव हो सके, स्थिति खराब होने पर भी और स्थिति अच्छी होने पर भी बदलाव हो सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, आप समझ रहे होंगे कि कैसे 2 लोग मिलकर प्राइस डिसाइड करते हैं, ऐसा ही होता है बिचौले के द्वारा। यहाँ पर क्या होता है, दोनों मिलकर प्राइस का डिसाइड कर लें, कंपनी और कृषक, कि भैया ये प्राइस बैठता है, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, मान लीजिए कि जो प्राइस आज आम
₹50 किलो बिक रहा है, क्या पता कल को 100 हो जाए, 80 हो जाए, फिर किसान का क्या होगा? किसान को उस समय लॉस हो जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस कंडीशन से ही बचने का, जब असाधारण कंडीशन आ जाए तो उसके लिए भी क्या कहा गया है कि हम प्राइस को लचीला बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपनी जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से उसको बदलाव कर सकते हैं। तो 2 तरह से प्राइस फिक्सिंग हो सकता है। ये चीज़ें भी किसान के फेवर में हैं। उसकी बात करते हैं पेमेंट डिलीवरी पेमेंट, यानी कि भैया पैसा कैसे मिलेगा? जैसे ही किसान ने उत्पाद दिया वैसे ही पैसा मिल जाएगा डायरेक्ट। प्रोडक्ट दो पैसा लो, लिखा तो ये गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बैंक प्रॉब्लम आ गई, छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मैक्सिमम 3 डेज कहा गया है, यानी कि स्पॉन्सर जो होगा 3 दिन के अंदर ही पेमेंट हो जाना चाहिए। डिले टाइम कुछ नहीं है भैया, बहुत अच्छी चीज़ है। 3 दिन में ही रफा दफा सारा पैसा किसान की जेब में, पैसा किसान सशक्तिकरण हो गया। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब एक प्रॉब्लम की बात आ रही थी, लोग सोच रहे हैं कि जो कंपनी होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत अमीर होती है, बहुत पैसे वाली होती है, पावरफुल होती है, कहने का मतलब ये है। अब मान लीजिए कि लोगों को ये डाउट हो रहा है इस एक्ट के अनुसार कि भैया हमारी ज़मीन पर तो कंपनी वाले अधिकार कर लेंगे, बट ऐसा है नहीं। अब हम लैंड की बात कर लेते हैं कि भैया कृषक की जो ज़मीन है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो भैया साफ लिखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक किसान है और रहेगा भी। कंपनी या स्पॉन्सर कह सकते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं है ही नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, समझौता करो बेचने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 100 बीघे ज़मीन है, ठीक है, और मैं सब्जी की बागवानी करता हूँ, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 100 बीघा है, तो है नहीं यार, वैसे गरीब आदमी हो, बीघा ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसे ही होगा। बीघा ज़मीन है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, उसमें सब्जियां उगाता हूँ, ठीक है। तो रिलायंस स्मार्ट आया, कहा भैया मैं आपकी सब्जी खरीदने में को तैयार हूँ, ठीक है। दोनों के बीच में बात हुई, तो इसने कह दिया यस भाई मैं भी बेचने को तैयार हूँ, इसने भी कह दिया यस। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैक्सिमम 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए मान लेते हैं पूरा का पूरा। अब इसको जो प्रोडक्ट लेगा, सब्जी आपको पता है कि कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इस कंपनी ने यहां पर इसी की जमीन पर कुछ ऑफिस बना लिए या स्टोर बना लिए रखने के लिए, क्योंकि पास में ही उनको लेना पड़ेगा वरना सब्जी खराब हो जाएगी। यानी कि अवसंरचना वहाँ पर बना दी, यानी कोई मकान बना दिया रखने के लिए, स्टोर के लिए, वेयर हाउस बना दिया, फूड हाउस के बना दिया उसी की ज़मीन पर, क्योंकि उसको रिसोर्सेज उनको लेने के लिए ये इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये जान लीजिए कि इसको हटाने का खर्चा जो भी आएगा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो सारा खर्चा कंपनी वहन करेगी, कृषक से कोई मतलब नहीं।
अब मान लीजिए एक एक में मेरे से 5 साल पूरे हो गए हैं, रिलायंस वहाँ से अपनी अवसंरचना हटा नहीं रही है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। अगर रिलायंस उसको नहीं हटाती है तो किसान का जो ज़मीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है उसका अधिकार किसान का हो जाएगा, मालिक किसान होगा। तो ये भी चीज़ किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ की है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कृषक को मजबूत बनाया जा रहा है, ना कि स्पॉन्सर को, ना कि कंपनी को। तो ये तो साफ मिथ्या है कि आपकी लैंड पर कोई ऑक्युपाइड कर पाएगा आपकी लैंड। सब बेकार की चीज़ हैं। ज़मीन किसान की थी और किसान की ही रहेगी, अन्नदाता की थी, अन्नदाता की ही रहेगी। तो ये चीज़ है। बस मैं यही कहता हूँ, आंदोलन करना अच्छी बात है, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट हमें सोच समझ के ही करना चाहिए, हमें संशोधन को मानना चाहिए। संशोधन की ज़रूरत है, वो मैं आपको 3 संशोधन पहले एक्ट में बता चुका हूँ, इसमें जो ज़रूरत होगी इसमें बता। संशोधन पर बिलीव करना चाहिए, ना कि हम किसी आंदोलन को इतना बढ़ाएं कि लोग परेशान होने लग जाए। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ होती है, तो हमें सोचना पड़ेगा उसके बारे में। अब हम बात करेंगे लैंड के बारे में। आपको पता लग गया, कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन भी इसमें है। रजिस्ट्रेशन भी तो होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी किसी ने फ्रॉड कर दिया आपके साथ, तो क्या होगा? तो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, लिखित तो होगा ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो होगा। एक और चीज है फोर्स मेजर्स। फोर्स होगा, फोर्स मेजर्स। फोर्स मेजर्स का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक घटना हो जाए, आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे भी सिक्योरिटी दी गई है। मान लीजिए आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मैं इतना करूँगा, अब मान लीजिए वहाँ बाढ़ आ गई, तो बेचारा कैसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा? तो इस तरह कंडीशन में भी गवर्नमेंट ने उसको सहूलियत दी गई है। ये भी अच्छी चीज़ है फार्मर के लिए। और दूसरा तो आपको पता ही है, विवाद के लिए क्या था? विवाद होने पर SDM DM, ठीक है, 30 दिन है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़। बस इसमें दिक्कत क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ थोड़ा सा न्याय का भी होता तो बेटर होता। तो ये मुझे लगता है अमेंडमेंट होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है, एक हम बात करते हैं पेनल्टीज़, क्षति जिसे कहते हैं, पेनल्टीज़ कह सकते हैं। पेनल्टीज़ की बारे में बात करिए। आपको पता है A कृषक है और B कंपनी है, इनके बीच में समझौता हुआ। मान लीजिए कंपनी समझौता करा, लेकिन वो समझौता पूरा नहीं कर रही, तो इसको रिटर्न में 1.5 गुना देना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने 1000 किलो का आम का कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया खरीदोगे, लेकिन कंपनी ने क्या बोला, 6 महीने बाद भैया मैं खरीद नहीं रही। तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट में क्या किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को, यानी सॉरी स्पॉन्सर को, कंपनी को 1000 करोड़ के जो रेट थे उसका 1.5 गुना यानी कि ½ गुना और बढ़ा दिया जाएगा। यानी कोई 10 रुपये की चीज़ है तो 15 रुपये उसको वापस होंगे, तो कृषक को यहाँ फ़ायदा होगा। वहीं अगर किसान पूरा नहीं कर पाता, यानी कि उसने 1000 किलो के आम का कॉन्ट्रैक्ट किया बट वो नहीं बना पा रहा, कीड़ा लग गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो उसको 1 गुना ही है फ़ायदा। किसको? किसान को। तो जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतने में ही उसको सेटलमेंट करना होगा। जबकि कंपनी अगर ऐसा करती है तो उसको 1.5 गुना देना पड़ेगा पेनल्टी। यानी कृषक के बारे में यहाँ ज़्यादा सोचा गया है। दूसरा यहाँ पे एग्रीगेटर, छोटे छोटे वर्ड हैं, मैं उनको समझा देता हूँ। एग्रीगेटर
एग्रीगेटर क्या होते हैं? कोई बड़े मुखिया होते हैं जिनके किसान बात सुनते हैं, तो उनके समूह होगा, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करने की बात की गई है, यानी कि उनके बारे में भी सुना जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा, उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो हो गई, लाभ, वही विकास, निवेश, सारी चीज़ें होंगी, और जो थोड़ी बहुत छिटपुट अपवाद हैं इसमें, वो अगर सही कर ले जाएं तो बेस्ट एक्ट हैं ये एग्रीकल्चर के लिए। अब सबसे बड़ा देखते हैं भैया एमएसपी क्या है। लगता है मुझे 2 घंटे क्लास जाएगी, अब करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग पढ़ाता तो मज़ा नहीं आता। तो एमएसपी बात कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी के साथ चल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी फसल उगाएंगे या उगा रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, एक प्राइस बना देती है जिससे नीचे वो फसल बिकेगी नहीं। अगर उससे नीचे मार्केट में रेट आता है तो गवर्नमेंट उस फसल को खरीद लेती है। मान लीजिए गेहूं का एमएसपी आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1900। अगर मार्केट की 1 साल बाद या 8 महीने बाद कंडीशन ये होती है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो 9 महीने बाद या 8 महीने बाद उस गेहूं को 1900 रुपये से नीचे नहीं बेचा जाएगा। ज़्यादा बेच सकते हैं, कहीं आपको 2000 में बिक रहा है या 2200 में बिक रहा है तो बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जिससे नीचे आप खरीद नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में मान लीजिए उस समय 1900 का एमएसपी आया है, 1700 चल रहा है, 1600 चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसके लिए लायबल है कि भैया मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूंगी। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी होती है कि उस प्राइस से नीचे आप वस्तु को नहीं बेच सकते हैं। अगर मार्केट में उस प्राइस से नीचे रेट चल रहे हैं तो गवर्नमेंट उस वस्तु को एमएसपी रेट पर खरीद सकती है, यानी खरीद सकती नहीं, खरीदती है। ठीक है, तो ये होता है एमएसपी। अब इसका निर्णय कौन कर रहा है, बनाता कौन है? केंद्र सरकार ही बनाएगी। तो केंद्र सरकार में जो आपका एक कमेटी होती है, केंद्र सरकार के द्वारा बनते हैं, जो प्राइस का इसका निर्धारण होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो होगी CACP कमीशन, हाँ कमीशन समिति होगा, कमीशन एग्रीकल्चर और कोस्ट प्राइस। ठीक है, ये एक कमीशन होता है, आयोग होता है, वो प्राइस बनाता है, गठन नहीं करता। अब जो प्राइस ये बता देता है, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक कमेटी होती है, CCEA। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर। ये कमेटी डिसाइड करती है कि प्राइस क्या हो, इसकी संस्तुति पर इसकी। तो ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसके अनुसार वो प्राइस को डिसाइड करती है। ठीक है, ये दोनों मिलके, इनमें इन्वॉल्वमेंट FCI का भी होता है। ठीक है, APMC का भी होता है, उनकी भी सुनी जाती है, सबकी सुनी। तो ये सारे मिलके MSP को डिसाइड करते हैं। अभी भारत में क्या चल रहा है, MSP जो मिलता है 7 तरह के अनाजों पे मिलता है, 5 तरह की दालों पे मिलता है, और कमर्शियल क्रॉप पे मिलता है, तिलहन विलहन पे मिलता है, सारा मैं बता रहा हूँ। भारत में MSP 5 अनाज, 7 तरह के अनाज होंगे यार,
7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार के दाल, वाणिज्यिक फसलों पर, अन्य पर। टोटल 22 प्लस 1 फसलों पर MSP। एक मैंने गन्ने के लिए इंक्लूड किया है, गन्ने को भी उसमें इंक्लूड किया गया, लगभग MSP जैसा ही इसका कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि टोटल हमारे पास 23 फसलें ऐसी हैं जो MSP पे काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, मार्केट में उस रेट से वस्तु नीचे नहीं बिक सकती है। लेकिन एक चीज़ मैंने और बताया था कि अगर उससे कम रेट होता है तो गवर्नमेंट उसको खरीदता है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ चावल और गेहूं ही खरीदती है। 2 फसलों के लिए ही खरीदने की सरकार की फैसिलिटी जो है, गेहूं और चावल, अन्य नहीं। सिर्फ 2 फसलों के लिए है। 21 फसलें जो भी होंगी वो मार्केट में उतना प्राइस रहेगा ही। प्राइस तो रहेगा बट सिक्योरिटी ये इतना देती है। 2 ही फसलों के चीज़ ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गया। वो उतने में ही बिकेंगे, सारी की सारी उतने, मिनिमम प्राइस उनका उतना ही होगा, उससे कम बिक नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए कोई कंडीशन बन जाए तो 2 ही फसलें गवर्नमेंट खरीदती है, अदर फसलें नहीं खरीदती है। गेहूँ एंड चावल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ, मैं थोड़ा सा बोलना नहीं चाह रहा था। FCI में भी जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ आपको पता है कि प्रोडक्ट आपके बेचे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतना भ्रष्टाचार है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। देखिए होता क्या है, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आप 10 ट्रक भर के गेहूँ लेके गए या चावल लेके FCI के गोडाउन में गए, MSP पे बोला गया। अब कोई किसान होगा, उसके पास ट्रक तो नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट तो व्यवस्था वो किराए पे ही जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बीच के दलाल जो होते हैं या वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, तो बीच के मीडिएटर से साठ गांठ करके रखते हैं, तो उन्हें होल्ड पे रख देते हैं। भैया आप 2 दिन में आना, आपका मॉइस्चर कम हो गया, फलाना डिंगा, वही आप समझ रहे होंगे कि क्या भ्रष्टाचार कैसे। तो उससे क्या करते हैं, जो बीच में बिचौलिया होता है, जो MSP 1900 रुपये चल रहा था, उसको 1500 रुपये बोलता है कि भैया यहाँ तो तुम्हारा प्रोडक्ट आनाकानी कर रहे हैं। मना भी नहीं करेंगे, ऑफिस नाटक देखा होगा उन्होंने मुसद्दी लाल का, उसी तरह से यहाँ पर चलाते हैं। तो बीच में मीडिएटर इनको 1500 में खरीदता है, वहाँ 1600 में देता है, और बीच में और प्राइसिंग में क्या आता है, 1900 समथिंग आता है, और सारा का सारा प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और मैनेजमेंट वाले खरीद लेते हैं। और MSP लागू होने के बाद भी किसान को MSP नहीं मिल पाती है, जबकि कागज़ों में MSP पे बिका हुआ दिखाया जाता है। ये भ्रष्टाचारी वाली बातें मैं लग नहीं रहा था बोलना चाहिए मुझे यहाँ पर, बट मैं ये चीज़ें देखी हैं, तो इसलिए मैं देखी नहीं, मैंने सुने हैं, जैसा भी दिखता है। इसीलिए ऑफिसर तो प्रशासनिक अधिकारी जो अधिकारी वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो ये तो सबको पता ही है, मेरे बोलने ना बोलने से इस चीज़ में कोई तय नहीं होता। तो ये चीज़ होती है, तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सरकार इन एक्ट को लाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि MSP का प्राइसिंग मेथड क्या है। ठीक है, प्राइस मेथड कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो स्वामीनाथन ही होगा। स्वामीनाथन की समिति थी, उसके अनुसार कैसे कैसे 2004 में आई होगी, हाँ 2004 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसने प्राइस की बात की, तो इसका फर्स्ट प्राइस जो है A2 का मतलब क्या है, लागत। लागत में क्या आएगा, खाद, बीज, सिंचाई, ETC, एवरीथिंग, जो भी आपको फसल बोने में लागत लगी है उसको बोलते हैं A2 प्राइस का निर्धारण बता रहा हूँ। दूसरा, इसके बाद अपग्रेड किया इसने A2 प्लस F2। यह F2 को समझ लेते हैं, वो तो पूरा का पूरा ये है ही। F2 क्या होता है, श्रम। अब मान लीजिए मैं किसान हूँ,
मेरी फैमिली में वहाँ काम कर रही है तो उनको भी तो कुछ मिलना, वो भी तो काम कर रहे हैं ना, वो उसकी भी तो वैल्यू होती है ना। जो श्रम है उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ लागत थी 10,000 रुपये, ठीक है, इसमें होगी ये 2,000 ऐड होगी तो ये 12,000 हो गया। ठीक है, तीसरा मैकेनिज्म, फर्स्ट सेकंड दोनों आते हैं। तीसरा मैकेनिज्म आता है C2। C2 में क्या होता है कि A2 जोड़ा, F2 जोड़ा और पूंजी भी जोड़ी। पूंजी का मतलब क्या है, जमीन या कुछ भी ETC जो भी होगा। भाई जमीन भी तो आपको उत्पाद करके दे रही है, तो जमीन का मान लीजिए जमीन किसी को किराए पे दे दो, रेंट आता, तो जमीन का खर्चा भी जो उसका उत्पादन करने की क्षमता है उन प्रोडक्ट की, मशीनरी की भी यहाँ पर इसको जोड़ के, यानी कि ये बढ़ जाता फिर 3,000 बने, यानी कि 15,000। तो 3 मैकेनिज्म के अनुसार ही MSP होता है। इसी को लेके जैसे कि भाजपा गवर्नमेंट कहती है कि हम MSP को 1.5 गुना बढ़ाएंगे, तो भाजपा गवर्नमेंट जो स्वामीनाथन समिति थी कि हम C2 से 1.5 गुना बढ़ाने की बात की गई थी। स्वामीनाथन ने अपनी समिति में ये कहा था अगर सरकार MSP इतना बढ़ाती है तो उस गेहूं का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी बात भी रखी गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भाजपा गवर्नमेंट ने बड़े दिमाग से काम किया, जो उसने MSP 1.5 गुना बनाया वो A2 प्लस F2 वाले पे बढ़ाया, यानी कि श्रम और लागत के प्राइस पर 1.5 गुना प्राइस बढ़ाया गया। बढ़ाया है, इस पे नहीं बढ़ाया जो स्वामीनाथन ने C2 पे बढ़ाने की बात की गई थी किसानों के लिए, बट इस पे बढ़ाया सेकंड वाले पे। 2018 में बीजेपी मोदी जी ने ये काम किया है। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पर बोली गई है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्राइस डिसाइड होते स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लास लंबा जा रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MSP से बड़ा दिक्कत भी आती है। FCI आपका स्टोर करता है तो वहाँ फूड वेस्टिंग होता है, भंडारण की प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा गेहूँ सड़ता रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को इसीलिए ये जो तीनों एक्ट हैं वो अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं। अगर इनमें अपडेट कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए तो एक बेहतर स्थिति होगी किसानों के लिए। तो इसलिए मैं किसानों को कहना चाहूँगा कृपया करके आप सोच समझ के आंदोलन कीजिए। आंदोलन करना अच्छी बात है, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है उसके ऊपर आपको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आंदोलन किस लिए कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए। आप संशोधन कराइए, सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है तो संशोधन कराइए, संशोधन आपके होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आंदोलन, इस पर भी हम बात कर लेते हैं, फिर तीसरा छोटा सा है उसको कर लेंगे। आंदोलन पंजाब एवं हरियाणा में ही क्यों भैया, और क्यों नहीं हो रहे? आ रहे हैं, बाकी भी स्टेट छोटे छोटे लेवल पे हैं, तो उसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हरित क्रांति हुई थी, बेसिकली जो हुई थी वो पश्चिम क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा में ही हुई थी। पश्चिमी यूपी भी आया था, लेकिन उसको हम लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और हरित क्रांति किस पे हुई थी? गेहूँ चावल पे, गेहूँ पे ज़्यादा हुई थी, दोनों ले लेते हैं। ठीक है, गेहूँ चावल पे हुई थी। एक चीज़ और बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत में MSP का मार्केट किसानों का केवल 6% ही है, यानी कि 6% किसान ही MSP वाला कॉन्सेप्ट पे काम कर पाते हैं। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, बट ऐसा ही है। एक चीज़ और बताता हूँ इन दो स्टेटों के बारे में ही। इन दोनों स्टेट में, हरियाणा पंजाब में, राइस का, चावल का
जो पूरा प्रोडक्शन है उसमें ना 85 to 88% एमएसपी पर। केवल हरियाणा और पंजाब में ही इतने परसेंटेज पर एमएसपी पर चावल बिकता है, यानी कि मोस्ट ऑफ परसेंटेज चावल की एमएसपी पे बिकती है। अदर स्टेटों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ 5, 10, 15 इस तरह की कंडीशन है परसेंटेज। यहाँ 88% तक चावल एमएसपी पे पूरा का पूरा बिकता है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक है, राइस में। वहीं हरियाणा और गेहूं की वीट की बात करते हैं, 70 होना चाहिए, हाँ, लगभग 65 to 70% एमएसपी पे बिकता है। और एमएसपी कहां से मिलेगी? एपीएमसी समिति से। तो दैट्स वाई कि भैया पंजाब एंड हरियाणा, वाई? बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज। अदर स्टेटों में एएमसी और इतना लेवल पे इतना काम नहीं होता है, क्योंकि एमएसपी 23 प्रोडक्ट पे दिया गया है, गेहूं चावल पर म्यूजिकली दिया गया है, क्योंकि गेहूं चावल को खरीदता भी है गवर्नमेंट। तो जिस कारण किसानों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आड़तियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है मुझे। अब आड़ती भी क्या होता है? आड़ती भी समृद्ध किसान होते हैं, अमीर किसान होते हैं। पंजाब और हरियाणा के तो आपको पता है थोड़े से अमीर किसान हैं। तो इसी कारण इन सब चीज़ों को लिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अब 2 स्टेटों के भले के चक्कर में हम अदर स्टेटों के प्रॉब्लम हो रही है, अदर स्टेटों को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये गलत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एपीएमसी को भी जो संशोधन है उसके हिसाब से इसको करना चाहिए। तो हरियाणा और पंजाब का आंदोलन में करना ये इस चीज़ पर आधारित है, क्योंकि एपीएमसी वीक हो जाएगा, लोग आगे कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, अगर बिचौलियों का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। तो जिस ही कारण से ये आंदोलन इतना भयावह स्थिति में पहुंच गया है, और हरियाणा और पंजाब वाले इसको बिल्कुल ही ख़त्म करने के फेवर में हैं, जो मुझे उचित नहीं लगता है। इसमें संशोधन हो जाए कि एपीएमसी को भी अच्छे से लागू किया जाए, जो मैं आपको बता चुका हूँ बीच में, दोबारा रिकॉल नहीं करूँगा, तो ये बेटर रहेगा। और एक चीज़, यूपी में पता कितना है? यूपी और बिहार ले लेते हैं, यूपी और एमपी ले लेते हैं। यूपी और एमपी में गेहूं चावल का केवल 23% ही एमएसपी वाला कारोबार होता है, और का तो छोड़ ही दीजिए फिर। तो भैया थोड़ा बहुत यूपी भी आंदोलन में हो रहा होगा शामिल, मुझे नहीं पता। तो भैया यही है सिर्फ, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये एक बड़ा स्टेप है एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट लाने के लिए, मतलब कृषकों की आय में बूस्ट लाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। थोड़े से अपवाद हैं, एपीएमसी में संशोधन किया, एपीएमसी भी चलता रहे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आंदोलन कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, फेवर में कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट संशोधन करके लागू करना चाहती है तो उसको कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के भले के चक्कर में हम ज़्यादा लोगों का भला नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि कृषकों को ज़्यादा प्रॉफिट बिल के फेवर में होगा ही, अगर वो संशोधन हो जाएं, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया। इट्स अ गुड फॉर द फार्मर। ठीक है, तो मैं तो फेवर में हूँ अमेंडमेंट के साथ, संशोधन के साथ। कमियां हैं, ठीक है। अब हम लास्ट एक्ट की बात करते हैं और 10-15 मिनट में क्लास को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जितना भी समय लगेगा, बट इतना लगेगा नहीं, हार्डली 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। सोच रहा था कम समय लूँगा, बट हो नहीं पाया यार। और यार वीडियो पूरा देखें, शेयर जरूर कर दें, सिर्फ पढ़ाई वालों के संबंधित ही, हर एक को इस वीडियो के बारे में नॉलेज दीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट तो लिख दिया करो यार, अच्छा लगता है। अब हम एक्ट 3 की बात करते हैं, ठीक है। नाम लिख लेते हैं, क्या नाम है? आवश्यक वस्तु, ठीक है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020।
एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट, संशोधन भी होगा यार, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, एसेंशियल एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के बाद में बात करते हैं। इसमें क्या क्या था कि 1950 में समवर्ती सूची जो मैंने सबसे शुरू में बताया था ना, उसके अनुसार 33 में इसको लाया गया है, कृषि वाले को, ठीक है। विपणन हो गया, उत्पाद हो गया, कीमत होगी, जो भी सारी ETC सारी चीज़ें 30 में लाए गए। मैं शुरू में समझा चुका हूँ, इसलिए मैं खाना पूर्ति कर रहा हूँ, तेज कर रहा हूँ। आपने सुना होगा, अब तो ऐसा नहीं होता है, कम हो रहा है, इस बार प्याज के रेट इतने नहीं बढ़े। सर्दियों के समय में प्याज के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, होता क्या है। हमारा जो प्राइसिंग होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे काम करने के कारण अगर किसी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा है तो प्राइसिंग नॉर्मल होंगे, यानी कि अफोर्डेबल होंगे। वहीं अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई को हम किसी तरह से रोक दें तो उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है। इसी कारण प्याज की शॉर्टेज कर देते हैं लोग, जो भंडारण करने वाले हैं। वो अपने पास स्टोर करने की कोशिश करते हैं जिससे मार्केट में प्याज की शॉर्टेज हो जाए। शॉर्टेज हो जाने के कारण, उसके डिमांड बढ़ने के कारण उसका पैसा लोग ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कम पहुँच रहा है। तो इससे भ्रष्टाचार जनरेट होता है और फसल होने के बावजूद भी उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हिक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भंडारण। गलत टाइम पे भंडारण करना कानूनन खिलाफ है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो इस एक्ट में इसी से संबंधित सारी चीज़ें हुई गई हैं। अब इस पे संशोधन जो हुआ है इस बिल में, 1995 का है। संशोधन में क्या हुआ है, आप सामान्य स्थिति में ही भंडारण कर सकते हैं। आ रहा है, जा रहा है, सामान्य प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको स्टोर करना है, मंडी में पहुंचाना है, स्टोर किया, मंडी में गया। स्टोर गलत तरीके से ना करें जिससे उसकी डिमांड सप्लाई की चेन में प्रॉब्लम आए। सामान्य स्थिति में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन केवल सामान्य स्थिति में, जब प्राइसिंग पे कोई असर न पड़ रहा हो। अब एक्ट में क्या है, इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं कब आप भंडारण इसमें कहा गया है आप सामान्य स्थिति में भंडारण कर सकते हैं, पर असामान्य स्थिति में भंडारण नहीं कर सकते। सामान्य स्थिति चल रही है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट असामान्य नहीं। अब यहाँ पे असामान्य स्थिति क्या होंगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए युद्ध हो जाए, आपदा आ जाए, प्राकृतिक कुछ कारण हो जाए। अब भैया लोगों को जरूरत है, तुम स्टोर कर रहे हो, भैया पागल हो गए हो क्या, लोग मर जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन जो होगी ये असामान्य स्थिति, क्रिटिकल कंडीशन। तो भंडारण नहीं कर सकते इस एक्ट के। बहुत अच्छी चीज़ है ये। कि लोग प्रॉब्लम में हैं, तुम स्टोर करके बैठे हुए हो, लोग मरेंगे नहीं बेचारे, तो ये चीज़ होगा।
दूसरी स्थिति क्या है, मान लीजिए कि एप्पल है, उसका आज प्राइस 50 रुपीज़ है, 6 महीने के बाद 100 हो गया, यानी कि 50% से ज़्यादा या ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह के प्रोडक्ट की भी भंडारण नहीं हो सकता ब्लैक मार्केट खत्म करने का। चीज़ें ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही होंगी, इजी है, मैं इसलिए ज़्यादा उन पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। 2 असामान्य कंडीशन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कब भंडारण कर सकता है। मान लीजिए कंपनी है एपी, मान लीजिए एपी फेज है, वो 10 टन सेब रोज़ यूज़ करती है लिक्विड बनाने के लिए या जूस बनाने के लिए, जूस के लिए, ठीक है। तो उसे 10 टन चाहिए ही, तो वो भंडारण कर सकता है, चाहे असामान्य स्थिति ही क्यों ना हो। कई बात है। इसी तरह से एक्सपोर्ट कंपनी होगी, यानी कोई कंपनी है जिसकी जो नीड है उसके हिसाब से वो स्टोर कर सकता है, चाहे असामान्य स्थिति भी हो, अदर के लिए नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग इस डिमांड एंड सप्लाई की चेन को बाधित करके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो ये अच्छी है। तो तीनों ही एक्ट मेरी नज़रों में सही है, हाँ, लेकिन कमियां की है गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता चुका हूँ। एएमसी द्वारा, न्यायिक द्वारा 3-4 चीज़ें जो मैंने बोली हैं, वो अगर इसमें अमेंडमेंट हो जाए तो कृषकों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और 2 स्टेट क्यों आपका प्रॉब्लम कर रहे हैं उसका भी मैंने आपको बता दिया। वो अपनी जगह सही है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, आंदोलन आप कर सकते हैं, बट अब देश उस कंडीशन में है कि अब कृषकों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जब कोई भी क्रांतिकारी निर्णय लिया जाता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। गवर्नमेंट का अच्छा कदम है, बट मैं इनके संशोधन किए जाएं तो मैं और बेहतर इनके मानूंगा। आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, मैं उसको कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बार आप एक्ट को ज़रूर पढ़ लें। पूर्णतः खारिज करने के फेवर में मैं इसको नहीं हूँ, संशोधन करने के फेवर में मैं हूँ। तो मैं कृषकों के साथ भी हूँ, लेकिन मैं तार्किक रूप से किसानों के साथ हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ, जो भी करता हूँ। लेकिन संशोधन के साथ साथ इसको अपनाया जाए तो ये बेहतर स्थिति होगी किसानों के लिए। किसी नेता या किसी पार्टी के चक्कर में आके आप अपने आप को बर्बाद मत कीजिएगा। 2 स्टेटों में क्या प्रॉब्लम है मैंने आपको बता चुका हूँ। ये सवाल सामाजिक इशू, सभी इशू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी वीडियो, मेरा प्रयत्न आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट लिखते हैं तो अच्छा लगता है, और ये वीडियो सभी में फैलाएं जिससे लोगों को जागरूक हो सकें कि एक्चुअल तीनों एक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा चीज़ है, क्या नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप इनको देख सकते हैं। आई होप कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं प्लीज़ करके लाइक एंड सपोर्ट एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, love you all, take care, bye bye।